सो हेलो गाइस, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर आज देखें तो थोड़ा दिन के बाद क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ काम मुझे पड़ गए थे, इसकी वजह से हम लोग क्लास स्टार्ट नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब शुरू करते हैं हमारा सिलेबस, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फालतू में, ठीक है। जो करने आए हैं वो करेंगे पहले, उसके बाद फिर बाकी बातें आगे चल के होती रहेंगी। अब देखना मेरी बात को अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, ठीक है। अगर आपको चिंता ये कि आपका सिलेबस नहीं टाइम से हो पाएगा पूरा, तो मेरी गारंटी, ठीक है, आपका सिलेबस बिल्कुल टाइम से अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, अक्टूबर एंड, लेकिन बहुत मान लो तो आपका नवंबर स्टार्टिंग से आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, उसको मैं डन कर दूंगा, उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात को तुम यहाँ पे देखना कि अभी तक जो हमने पढ़ लिया है, अगर हम लोग देखें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग तीन पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोबिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तीन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर तुम मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो चौथा जो हमारा बाकी है वो क्या है, ये जो सामने रखा हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब मेरी बात को समझना, अगर हमको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ना है तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस पार्टिकुलर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट ये है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अगर सिंपल मीनिंग देखें जो हम लोग बजट में पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, कितने टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड मेल्ट हो रहा है सॉलिड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, चेंज हो रहा है सॉलिड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। नॉर्मली देखें तो ये मतलब होता है, लेकिन अब आप क्लास 12th में हैं तो आपको क्लास 12th के पर्सपेक्टिव से काम करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग क्या मतलब होता है, समझ आए बात को। मान लो मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में पानी होगा, जाहिर सी बात है पानी होगा, इस कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, पानी। अब देखना आगे इसको, ठीक है। और इसमें मैंने क्या कर दिया, कुछ आइस के टुकड़े डाल दिए, क्या डाल दिए, कुछ आइस के टुकड़े डाल दिए, आइस के, ठीक है। तो क्या आइस के टुकड़े, ठीक है। अब होगा क्या, अब तुमको पता है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे या फिर कभी भी किसी भी टेम्परेचर पे कुछ आपका सॉलिड से लिक्विड बनेगा, कुछ लिक्विड से सॉलिड बनेगा, मतलब कुछ ना कुछ आपका जो आइस है वो मेल्ट होगा। और या फिर अगर हम लोग फ्रीजिंग में जाएंगे, अगर हम लोग टेम्परेचर माइनस में करेंगे, जीरो से कम कर देंगे, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ आइस जो है वो लिक्विड में चेंज होगा, और कुछ ना कुछ जो लिक्विड है वो आइस में चेंज होगा। अगर आप माइनस में टेम्परेचर को लेकर के जाते हैं तो, ठीक है। ये तो बात हो गई नॉर्मली क्या होगा। लेकिन तुमने पढ़ा है कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात को समझना, कुछ भी तुमको कठिन नहीं लगने वाला है। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब समझना, यानी कि ये वो टेम्परेचर है जिस समय पर हमको पता है अगर टेम्परेचर 0 से ऊपर है तो क्या होगा, ये जो तुम्हारा आइस है ये मेल्ट होगा। मैं लोगों का नामकरण कर दूंगा, ये जो हमारा व्हाइट कलर के क्यूब्स है ये क्या है, आइस है। ये जो ब्लू कलर का समंदर है ये क्या है, पानी है। पानी मतलब वाटर। अब मेरी बात को तुम समझना, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा, अगर टेम्परेचर 0 से ऊपर है तो आइस मेल्ट होगा और पानी बन रहा होगा। अगर टेम्परेचर 0 से कम है तो क्या होगा, जो पानी है वो आइस में चेंज हो रहा होगा। लेकिन 0 पे क्या होगा, 0 पे 20 का काम होगा, 0 से कम ये हो रहा है, 0 से कम हो रहा है, 0 पे क्या होगा, दोनों होगा, तो 20 का काम होगा। मतलब क्या हो रहा है 0 पे, समझना मेरी बात को, जितना आइस से पानी बन रहा है उतना ही पानी से क्या बन रहा है, आइस बन रहा है। यानी कि रेट ऑफ फ्रीजिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग, रेट ऑफ फ्रीजिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग। यानी कि जितना मेल्टिंग हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, तुम्हारा फ्रीजिंग हो रहा है। सिंपल बात हो गई। तो देखो बड़े ध्यान से, 0 डिग्री सेल्सियस का हो रहा है, देखना मैं यहाँ पे लिखता हूं। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा तो जितना पानी से आइस बन रहा है, तो मैं एकदम हिंदी में लिखो, जितना पानी से आइस बन रहा है उतना ही आइस से उतना ही आइस से क्या बनेगा, पानी बनेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, जो पानी का क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं तुमसे इंग्लिश में इस बात को लिखने के लिए बोलूं तो तुम क्या लिखोगे, अगर मैं यहाँ पे लिखा हूं तो फ्रीजिंग पॉइंट। हालांकि तुमको हिंदी में भी लिखना है, ठीक है, अंग्रेजी में भी लिखो तुम्हारे एग्जाम के लिए, लेकिन हिंदी में भी लिखो, ठीक है। अपनी भाषा में जब लिखते हैं ना उसमें ज्यादा समझ में आता है। अब देखना क्या मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का, द टेम्परेचर एट विच the temperature at which the temperature at which the rate of freezing the rate of freezing becomes equal to the rate of freezing becomes equal to
रेट ऑफ, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जहां पे जितना फ्रीजिंग हो रहा है उतना ही मेल्टिंग हो रहा है, जितना आइस से पानी बन रहा है उतना ही पानी से क्या बन रहा है, आइस बन रहा है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का जो डेफिनेशन हम लोगों ने बच्चों ने पढ़ा था वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी बिल्कुल सही डेफिनेशन। लेकिन अब हम लोग क्योंकि बड़े हो चुके हैं तो हमको उस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखना मेरी बात करिए आप। फॉर वाटर ये कितना होता है, फॉर वाटर ये क्या लिखा, बट अब बात मैंने यहाँ पे लिख दी, कुछ क्या लिख दिया भाई, फ्रीजिंग कितना है 0 डिग्री। क्या तुम इसको केल्विन में चेंज कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बच्चों वाली बात है, कर सकते हैं, 7th क्लास के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। अगर नहीं कर सकते तब तो भाई समझ रहे हो हमारा बोर्ड एग्जाम है। अब समझेंगे हम लोग व्हाट इज डिप्रेशन, पहले इसका फोटो खींच लो, 1 2 का फोटो कर दो। ठीक है, अब समझेंगे हम लोग व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम ये जान चुके हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, अब क्या देखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्या होता है। समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। फिर से मैं वही लूंगा, कंटेनर, एक वेसल लिया, ठीक है, उसमें पहले जो पानी होगा ढेर सारा पानी डालो, क्या डाल दिया इसमें ढेर सारा। अब क्या लिए भाई, आइस के क्यूब्स, अब देखना पड़ेगा ध्यान से, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा होगा, जितना पानी से आइस बन रहा है उतना ही पानी से, उतना ही आइस से क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने क्या किया, इसमें सॉल्यूट डाल दिया, मान लो मैंने इसमें चीनी डाली, चीनी कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है, चीनी डालूंगा तो क्या होगा, चीनी जाकर के पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इकट्ठा हो जाएगी। अब मुझे तुम्हें एक बात बताना, अगर तुमने फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का चैप्टर क्लास 9th में या फिर आप क्लास 8th में, अगर आईसीएसई बोर्ड से तो आप क्लास 8th में भी पढ़ चुके होंगे, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप मुझे एक बात बताइए कि सॉलिड के अंदर ज्यादा पार्टिकल के बीच में जगह होती है, ज्यादा पार्टिकल कहां पास पास होते हैं, बेसिकली ज्यादा पार्टिकल पास पास सॉलिड में होते हैं, लिक्विड में होते हैं कि गैस में होते हैं, सॉलिड में होते हैं, जाहिर सी बात है। अब मुझे बात बताओ कि अगर लिक्विड को सॉलिड में चेंज होना है तो क्या होना चाहिए, उसके पार्टिकल्स को पास पास आना पड़े, सिंपल सी बात है, तो हमको पता है अगर लिक्विड को सॉलिड में चेंज होना है तो उसके पार्टिकल्स को पास पास आना पड़ेगा। अब समझना ये बात को, पानी के पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर, ठीक है, पानी को चेंज होना है आइस में, पानी को चेंज होना है आइस में, तो क्या पानी के पार्टिकल्स को पास पास आना पड़ेगा तभी तो आइस बनेगा, जाहिर सी बात है। अब अगर पानी को आइस में चेंज होना है तो पानी के पार्टिकल को पास पास आना पड़ेगा, जब यहाँ कोई नहीं था तो पानी के पार्टिकल्स के पास कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन था नहीं, तो आराम से पास पास आ रहा है और आइस बन रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ बीच में कौन आ गए, शुगर मॉलिक्यूल्स आ गए, कौन आ गए बीच में, यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स आ गए। उससे दिक्कत क्या होगी देखना, जो शुगर के मॉलिक्यूल्स थे वो पानी के मॉलिक्यूल के बीच की जगह को घेर रहे हैं, यानी कि अब शुगर के मॉलिक्यूल के आने की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स पास पास आने में उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि बीच में कौन आ गए हैं, शुगर के मॉलिक्यूल आ गए हैं, दिक्कत वाली बात है। तो क्या हो रहा है, पानी के मॉलिक्यूल पास पास नहीं आ पा रहे हैं उतना अच्छे से, क्योंकि बीच में कौन आ चुके हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, सिंपल वाली बात हो गई। अब मेरी बात को समझना, अब क्या करेगा जो पानी है, क्योंकि उसको फ्रीजिंग पॉइंट को मेंटेन करना है, क्योंकि उसको फ्रीजिंग पॉइंट को मेंटेन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि उसको ये वाली बात को फिर से इक्वल करना है कि जितना पानी से आइस बने उतना आइस से पानी बने, इस बात को उसको इक्वल करना है, तो वो करेगा क्या, वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा, जिससे क्या हो, फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम होगा उतना ज्यादा आइस बनने के चांस बढ़ जाएंगे, जितना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा उतना ज्यादा आइस बनने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब समझने एक बार मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, मैंने बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस या फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जितना लिक्विड से सॉलिड बन रहा है उतना सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, ये तुमको पता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब आगे देखना मेरी बात को, अगर पानी के मॉलिक्यूल्स के पास कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो पानी के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, क्लोज आएंगे मॉलिक्यूल्स, तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा लिक्विड से। ठीक है, खत्म बात हो गई। जब मैंने इस सॉल्यूशन में शुगर डाल दिया तो दिक्कत क्या हो रही है, शुगर डालने से प्रॉब्लम ये आई कि जब मैंने उसमें शुगर डाल तो दिया, दिक्कत ये आ गई कि अब जो शुगर के मॉलिक्यूल हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ चुके हैं, और जब शुगर के मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ गए, दिक्कत ये हुई कि अब पानी के मॉलिक्यूल को पास पास आने में दिक्कत हो रही है, और पास पास आने में दिक्कत हो रही है तो सॉलिड बनने में दिक्कत होगी, जब पास पास आएंगे तभी सॉलिड बनेगा, तो पास पास आने में दिक्कत हो रही है तो सॉलिड बनने में दिक्कत होगी। क्या तुम इस बात को समझे या फिर नहीं समझ पाए? बिल्कुल समझ गए होगे। अगर आप नहीं समझे तो आप
थोड़ा सा पीछे जाइए, जो मैंने बात अभी बोली है उसको आप एक बार फिर से करिए रिपीट, क्योंकि मैंने आपको 2 बार ये चीज बता चुका ऑलरेडी। तो आप एक बार थोड़ा सा पीछे जाएंगे, फिर से करेंगे रिपीट, तो आपको समझ में आ जाएगा। टफ बात नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है, बस खाली तुम समझ नहीं पा रहे हो, खाली तुम सुन नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आप उसको फिर से करेंगे रिपीट। हालांकि बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गई इनकी बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, फिर मैं साइड करता हूँ, मिटाऊंगा, मिटाने का कोई सेंस नहीं, थोड़ा सा इसको छोटा करके बस, ठीक है। अब जो बात मैंने बोली है मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं कुछ बात करने यहाँ पे लिखूं, इससे फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स टू बी कन्वर्टेड, क्या लिखा? फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू आइस दे नीड टू कम क्लोजर, दे नीड टू कम। उससे क्या होगा? ब्रैकेट में लिखो सॉलिड चेंज होगा किसमें? लिक्विड। सॉलिड होगा चेंज किसमें? लिक्विड, ठीक है। अब क्या है? वंस वी ऐड, अब मैंने क्योंकि यहाँ पे शुगर का एग्जांपल इसलिए यहाँ क्या लिखूंगा? शुगर लिखूंगा, लेकिन ब्रैकेट में और क्या लिखूंगा? कोई सा भी सॉलिड, शुगर हो, सॉल्ट हो, कुछ भी तुम डाल दो, ठीक है। तो क्या लिखा? वंस वी ऐड शुगर, द शुगर मॉलिक्यूल्स, the sugar molecules occupies the sugar molecules occupies the space between the water molecules। अब देखना मेरे को आगे, अब इससे होगा क्या? क्योंकि शुगर के जो मॉलिक्यूल है वो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जगह को आ गए हैं, उससे क्या दिक्कत आएगी? उससे दिक्कत आएगी कि पानी के मॉलिक्यूल पास नहीं आ पाएंगे, पास नहीं आ पाएंगे तो सॉलिड आसानी से नहीं बनेगा। तो लिखो देन द वाटर मॉलिक्यूल्स finds it difficult to come closer, finds it difficult to come closer, so the water won't be changed into, अब क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? जो वाटर है वो आइस में चेंज नहीं होगा, तो अब ये फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ पे क्या होगी? जो फ्रीजिंग पॉइंट हमने बोला था वो फ्रीजिंग पॉइंट वाला रह नहीं जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे अब वो पानी आइस में चेंज नहीं हो पा रहा है उतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से जो आइस है वो पानी में चेंज हो रहा है। आगे देखना आप नेक्स्ट पॉइंट, सो द सिस्टम decreases its temperature, so the system decreases its temperature। क्या करेगा? अब जो सिस्टम है क्या करेगा? टेम्परेचर कम कर देगा, which will enhance, जो क्या करेगा? टेम्परेचर कम होगा तो आइस बनने के चांस बढ़ जाएंगे, which will enhance the freezing। अब क्या हुआ? यहाँ पे जो सिस्टम है उसने टेम्परेचर को कम कर लिया, जिससे क्या होगा? फ्रीजिंग का प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा, और फ्रीजिंग बढ़ जाएगा तो उसी टेम्परेचर पे क्या हो रहा होगा? जितना पानी आइस उतना आइस पे पानी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? Thus there is depression in freezing, thus there is depression in, कौन सा पॉइंट हमें यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, नीचे जरा कुछ
ऊपर देखो दिख रहा है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो क्या है, इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट में हमको डिप्रेशन देखने को मिला। अब आगे देखना मेरी बात को, अब लिखा व्हाई डज फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज, तो जानते हो वजह क्यों होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होता है, तो ध्यान में शुगर डालने से फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरे में पूछेगा फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, फ्रीजिंग नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि जब भी हम लोग किसी भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को प्योर सॉल्वेंट में डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब तुमसे कोई पूछता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्यों होता है, क्योंकि पहले क्या हो रहा होता है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल फ्री है, आप बिल्कुल मजे के साथ सॉल्वेंट सॉलिड में चेंज हो रहा होता है, लेकिन एक बार जब हमने सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट करेगा क्या, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, जब स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अब पास उतना अच्छे से नहीं आ पाएंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास आएंगे नहीं तो सॉलिड, एज सिंपल एज दैट। आगे देखो, अब देखना पड़ेगा ध्यान से इसके आगे, अब क्या है तुम्हारा, अब अगर तुम फार्मूला की बात करो तो तुमने एलिवेशन इन मॉलिक्यूल ऑलरेडी पढ़ रखा है, फार्मूला तुमको ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। अब मुझे बताना फ्रीजिंग पॉइंट पहले कम था या फिर बाद में कम हुआ है, बाद में हुआ है ना कम, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा था और जो सॉल्यूशन उसका क्या हो गया है, कम हो चुका है। अब प्योर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टीवी नॉट लिख रहे हैं या फिर टीएफ नॉट लिखते हैं, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, इसी रूट क्या हो जाएगा, टीएफ मल्टीप्लाई बाय वही जो हमारा छोटा है मोडालिटी, ठीक है। अब ये तो हमारा पहला फार्मूला, बेसिक फार्मूला, जिसके ऊपर सवाल तुम्हारे आएंगे एग्जाम में और तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखना आगे अगला फार्मूला, पहले इनके बारे में लिख लेते हैं। पीएफ नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सोचा था मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। केएफ क्या हो जाएगा, केएफ मतलब बताओ, केबी वहां पे था, बॉइलिंग पॉइंट में केबी था, मैंने क्या बोला था, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ये क्या हो जाएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन, और जब उसका नाम था इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो जो प्रोसेस था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इब्यूलियोस्कोपी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, इब्यूलियोस्कोपी। तो इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रायोस्कोपी बोलेंगे। क्या मैं यहाँ पे लिख लूं ब्रैकेट में इसको, क्रायोस्कोपी, तो भी अपनी बायो में मेंशन कर दो भाई, अपने नोट्स में आप इसको मेंशन कर लो, क्रायो। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्या लिखूंगा, क्रायोस्कोपी। आगे देखो एम का मतलब क्या है, स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या है तुम्हारा हो गया, इट इज मोलैलिटी, क्या है, मोलैलिटी। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको मैं बोलूंगा मोलर डिप्रेशन, और इसको हम लोग दोनों को मिला के मैं क्या लिखता हूँ, कई बार हम लोग इसको डेल्टा टीएफ भी, ज्यादातर आपको डेल्टा टीएफ ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्योंकि सवाल में क्या होता है बच्चों ने बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ रखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ रखा है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ रखा है, तो उससे कंफ्यूजन बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए मैं इसको डेल्टा की जगह पे पहले इसको लिखता हूँ फैला करके, फिर तुमको बताता हूँ कि डेल्टा भी कई बार सवालों और कई बार तुमको बुक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इस तरह से बताना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि होता क्या है कि बच्चे दोनों को मिला देते हैं, जैसे क्या है, अगर तुम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को देखोगे तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा होता है, तो जो प्योर वाले का है वो कम है और सॉल्यूशन में क्या है, ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा होता है, यानी कि प्योर वाले का ज्यादा है और जो सॉल्यूशन का क्या है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पहले फैला के लिखो, बाद में उसको हम लोग डेल्टा करके कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस बार बोला नहीं हो गया। अब देखना आगे, तो इसमें कर लो, इसका 1 2 का 4 और 1 2 का, अब आगे देखो, अब तो लिखा तुम्हारा एक्सटेंडेड फार्मूला फॉर मोलर मास कैलकुलेशन। अगर तुमको सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड करना है तो क्या करोगे, फिर से वही मैंने लिखो फार्मूला जब भी पढ़ा है, अब मैं लिखूंगा डेल्टा टी, ठीक है, ये
अब मुझे ये बताओ कितने बच्चों को यहाँ पर स्मॉल m का फॉर्मूला पता है? क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बी मतलब मैं क्या लिखता हूँ हमेशा? बी मतलब मैं लिखता हूँ सॉल्यूट, और ए मतलब मैं क्या लिखता हूँ हमेशा? बी मतलब सॉल्यूट और ए मतलब। अब देखना आगे, तो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें किलो। अब मेरी बात को तुम समझो, नंबर ऑफ मोल्स का सबसे फेमस फॉर्मूला कौन सा है? मास अपॉन मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो इसको ध्यान से, कितना ही तुमको खाली काम करना है। अब यहाँ तुम क्या है, अगर तुम्हारे पास सॉल्यूट का वेट वो निकालने को पूछे तो तुम निकाल लो कि नहीं निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे तो देखो। ठीक है, अगर आपसे वो सॉल्यूट का वेट पूछ रहा है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है तो तुम निकाल लो। ठीक है, वेट पूछा तो वो मॉलिक्यूलर मास दे देगा, मॉलिक्यूलर मास पूछा तो वेट दे देगा। ठीक है, आगे देखो। अब मुझे देखना क्या बताना है। ठीक है, हमारा ये मोलरिटी और ये सब हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम करेंगे सवाल। अब क्या लिखा हमारा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है इसकी क्या हो जाएगी डेफिनेशन, या फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा? फिर से वही लिखो जो हमने अभी पढ़ा इक्वेशन। डेल्टा टीएन इज इक्वल टू केएफ इनटू। ठीक है, मान लो अगर मैंने यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 कर दिया, मोलरिटी 1 का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 है और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 1 किलोग्राम। ठीक है, अब मेरी बात को लिखना है यहाँ पर, तो यानी कि इस समय पे क्या हो जाएगा? डेल्टा टीएफ इसके बराबर हो जाएगा डेल्टा बाकायदा लिखना पड़ेगा। करेगा डेल्टा टीएफ हमारा डेल्टा केएफ, सॉरी केएफ के बराबर है। अब देखना मेरे पास, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो द डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट, the depression in freezing when the depression in freezing point when 1 mole of solute 1 mole of solute is added in 1 किलोग्राम of, जब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट ऐड कर दिया गया है, इज नोन एज। ठीक है, अब तुमको अपना बढ़ा के लिखना भाई, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मैं यहाँ पे खाली केएफ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ? बस खाली केएफ। यानी क्या था? वो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट में तब डिप्रेशन जब क्या हो, जब तुम्हारा जो सॉल्यूट है वो हमने 1 मोल डाला है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, मतलब हमने 1 मोल चीनी डाल दी 1 किलोग्राम पानी में। ठीक है, उस टाइप में जो भी आपका चेंज होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब करेंगे सवाल। ठीक है, पर ये दो नाम देख लो भाई, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत हमको पता होना चाहिए यहाँ वहाँ का, कि मान लो न्यूमेरिकल्स में या फिर कहीं पर भी ऐसे कुछ आ गया लिखा हुआ, तुमको ये लगे कि हाँ भाई तुमने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा, इसको नोट करना है। इसको क्या लिखा है? मेथड्स टू मेजर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब क्या है? अगर आपको एक्सपेरिमेंटली मेजर करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो उसके लिए क्या क्या मेथड है? पहला क्या मेथड? बेकमैन थर्मामीटर मेथड, और दूसरा क्या है? रास्ट मेथड। ठीक है, बेकमैन थर्मामीटर मेथड और क्या है? रास्ट मेथड। नोट कर लो, रेयर चांस है कि कभी हो सकता है कोई तुमसे पूछे, लेकिन अगर कभी कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी ऐसे तुम काम कर रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए कि भाई ये चीजें हमको हमारे सिलेबस में, मतलब हमें पता है। बस इतनी सी बात है। अब आगे अब करेंगे सवाल। ठीक है, अब करेंगे सवाल, वो भी कहाँ का सवाल? एआईपीएमटी मतलब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जो कि अब नीट में चेंज हो चुका है, पहले इस नाम से होता था। ठीक है, जितना सवाल में लिखा हुआ है, लिखा है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज ग्राम, तो ठीक है पानी की कितना होता है। ठीक है, अब क्या है? 5 ग्राम सोडियम सल्फेट इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम पानी। ठीक है, एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज्ड बाय इतना, कैलकुलेट द वेंथॉफ फैक्टर। अब वेंथॉफ फैक्टर अभी हमने पढ़ नहीं रखा है, इसीलिए इस सवाल को भी हम लोग कर नहीं सकते। ठीक है, आखिरी टॉपिक क्या है? वेंथॉफ फैक्टर है, लेकिन नहीं, हालांकि ये हो जाए ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन होगा क्या उससे कि तुम कंफ्यूज हो गए फालतू में, इसलिए मैं चाहता नहीं कि भाई कंफ्यूज हो फालतू में, इसलिए जब आएगा तब कर लेंगे। आगे देखो, अब क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसको कुछ करना। अब सवाल आ चुके हैं, देखा से हाँ ये सवाल इससे नहीं मिटेगा भाई।
जादू से लिखा है इसको, नहीं बेटा। अब सवाल करते हैं हमारा। लिखा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 12 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फाउंड टू बी इतना, ठीक है। यानी कि हमारा ये डेल्टा टीएफ यहां पे दे रखा है उसने, मोलर मास सॉल्यूट का पता। देखो यार बेसिक सवाल है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है बता दो। केएफ मोलैरिटी होता है, लेकिन मोलैरिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोलर सॉल्यूट, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ इसमें। अब देखना मेरी बात करो, डेल्टा टी कितना दिया है -0.465 डिग्री सेल्सियस। और देखो केएफ कितना दिया, केएफ 1.86 दिया हुआ है। मास ऑफ बी सॉल्यूट का मास कितना दिया है 12। मास ऑफ मोलर मास तुमको फाइंड करना है, इसको x मान लो, मल्टीप्लाई कर दो। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 200 ग्राम दिया, लेकिन हमको किलोग्राम में चाहिए, तो क्या करोगे ऊपर 1000 से काटो तो 200 ये प्लस में 60 होता है, इधर प्लस 0 होता है, कैसे हो रहा है 1000। ये भी कुछ ना कुछ काम करेगा, 100 से करेगा, 8 यानी कि कुल मिला जुला के तुम्हारा क्या है, x इज इक्वल टू आ रहा है 186 मल्टीप्लाई बाय 12/60, ठीक है। और नीचे आ रहा है तुम्हारा 46.5, ऑप्शन दिया नहीं, ऑप्शन दिया कितना है 46.5। अब देखना मेरी बात बड़े ध्यान से, अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा, 186 को मल्टीप्लाई करो 60 से, या फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 इज 36 का 3 कैरी, ठीक है, 6 इज 48, 4 कैरी से 10,860, 10,860 अपॉन 46.5। क्या मैं 46.5 को यहाँ 465 लिख सकता हूँ, ऊपर एक 0 बढ़ा के, बिल्कुल हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग कैलकुलेटर का यूज करेंगे, फालतू नहीं तो, लेकिन तुम कैलकुलेटर को यूज नहीं कर सकते हो अनलेस और अनटिल आप आईएससी के स्टूडेंट्स हैं, आपका सीबीएसई से कोई भी संबंध नहीं है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से तो आप यूज नहीं कर सकते। 08670 डिवाइड करो इसको 465 233.5, ठीक है। यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है उसका मोलर मास कितना है 233 चलो ठीक है, x वैल्यू है 233 कितना भाई, ग्राम, मिलीग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, पाकोग्राम, कितना क्या है यहाँ पर मोलर मास फ्रॉम ग्राम में। अब मुझे तो बता, मोलर मास पूछा है ना, हाँ। अब तो मुझे बताओ कि क्या इस तरह के सवाल में हमको कोई दिक्कत हो रही है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा, पेपर देख लीजिए कि मैंने क्या किया है, एक बार देख लो, ध्यान से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अब बताओ, क्या तुमने देख लिया? आपने बिल्कुल देख लिया, ठीक है। अब अगर कुछ तुमको फिर भी से भारी लगेगा तो हम लोग कमेंट में लिखना, हालांकि हम लोग और सवाल करेंगे इसके ऊपर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो एक और सवाल, देखते भाई वो सवाल लिखा है, a solution is prepared by dissolving 5 ग्राम of urea in 100 ग्राम of water, calculate the depression and freezing point of the solution। यानी कि डेल्टा टीएफ पूछ रहा है। अगर वो पूछेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन तो क्या पूछ रहा है वो, टीएफ पूछ रहा है। अगर क्या पूछेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन तो टीएफ पूछ रहा है, लेकिन अगर वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, डेल्टा टीएफ का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, ठीक है। कॉपी में लिख लेना भाई, कॉपी में साइड में लिख लो कि टीएफ का मतलब तो तुम जानते हो, लेकिन डेल्टा टीएफ का मतलब क्या होता है, लिख लो भाई, लिख लो, कंफ्यूजन होती है बाद में बहुत ज्यादा है। अब उसने यहाँ पर डेल्टा टीएफ पूछा, तो वो तुमको कई बार पानी देगा, ठीक है, पूछेगा तुम मुझे बताओ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो पानी का क्या होता है, 0 होता है, उस तरह से करना पड़ेगा। आगे देखो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पहले लिख लो भाई सब कुछ, ठीक है। लास्ट वाले साल में हमने लिखा नहीं था, ठीक है, लेकिन आप इसको याद रखिए, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। हर जितनी इंफॉर्मेशन सवाल में दी हुई है पहले उसको एक जगह पर लिखो, फिर सॉल्व करना। अगर तुम बोर्ड एग्जाम में भी ये करके आओगे तो सिर्फ लिखने के ऊपर वो तुमको मार्क्स देगा, सिर्फ उस फुर्ती में कि आपने हर चीज देख देख के लिख ली है, वो उसके ऊपर भी खुश होकर तुमको मार्क्स देगा। मैं बता रहा हूँ ये चीज,
क्यों तुमको उस पे भी खुश होकर मार्क्स देगा बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए पहले उसको लिख लो चीजों को। चलिए मैं तुमको देखो, मास ऑफ बी कितना दिया है 5 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ ए यानी कि पानी का कितना दिया है 100 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और देखना डेल्टा टीएफ उसने पूछा है, और देखना भाई मोलर मास होना सब कुछ दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। केएफ दिया हुआ है, पानी का केएफ क्या होता है भाई 1.8, याद रखेंगे ये यूनिवर्सल है, ठीक है, पानी का यही होता है। अब सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, सवाल को सॉल्व देखो कैसे करेंगे। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी, ठीक है। डेल्टा टीएफ उसने पूछा तो उसको x मान लो, केएफ 1.86 होता है पानी का। अब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। मास सॉल्यूट का दिया हुआ 5, मोलर मास सॉल्यूट का दिया है, मोलर मास दिया हुआ कितना 60, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ कितना, जो मास और वेट क्या होता है केमिस्ट्री में दोनों बराबर होता है, 100 ग्राम है। क्या कर दूं ऊपर 1000 से काटो 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 काटो, चलिए अब तो बड़ा आसान है। 1800 नहीं 886 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 86, ठीक है। तो 1886 ऊपर 500 मल्टीप्लाई करके तो 7 800 कुछ आएगा। मैं कर रहा हूं 5 से 30 का 3 कैरी, 5 8 40 3 5 5 9 930 600 0 0 कट गया, 3 बन जाए 3 2 जा 6 20 हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 बन जाती है, तो कितना हो गया 31 अपॉन 20, कितना जाएगा भाई ये 1.1.5 करूं क्या बस, ठीक है 1.5 के आसपास जाएगा यार। कोई भी सवाल कोई भी न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में या तो सवाल में दिया हो या फिर तुम आंसर फाइंड कर रहे हो, कहीं पर भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, 2 डेसिमल प्लेस तक हमको करना है, ठीक है। उसके आगे मत बढ़ना और उसके पीछे मत जाना, ठीक है। 1.5 कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम ये है। और सवाल हो गया हमको, अब तो मुझे बताओ और बताओ आगे देखना एक और सवाल। अब एंटा फैक्टर आ चुका है, ठीक है। अब क्या मैं तुम्हारे लिए एक और सवाल सॉल्व कर दूं, कर देता हूं। कौन सा करूं, कौन सा, ये वाला कर लो क्या, ये वाला शायद हमने किया ही होगा, वो सवाल किया हमने, -0.4 दोनों हो चुका है। अब भी बताओ ये सब वेरिएशन इतने टाइप के ही सवाल इस चैप्टर से सॉरी इस टॉपिक से बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सवाल नहीं बन सकते। अब देखना ये सब जो टॉपिक्स हैं तुम्हारा मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से सारे टॉपिक, ये टॉपिक ऐसे हैं कि जिससे सवाल बहुत टफ नहीं बनने वाले हैं। इनके फॉर्मूले का तुमको पता है, इनका मैकेनिज्म पता है, इनका रीजन पता है, ये सब तुमको पता है अच्छे से, तो सवाल बेसिक ही आते हैं, ठीक है। सवाल पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले ही सवाल आते हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा अगर टफ बना पाएगा तो तुमसे मोलर मास पूछ लेगा, बहुत टफ बनाएगा तो तुमसे मोल पूछ लेगा, उससे ज्यादा टफ। एक बार तुम खुद सोचो, अपने नॉलेज सोचो कि उस फॉर्मूले में उससे ज्यादा टफ सवाल कैसे कोई बनाएगा, उस फॉर्मूले में उससे ज्यादा टफ सवाल कोई कैसे बनाएगा भाई। तो क्या है बहुत टफ से टफ ये कराएगा तो वहां पे कोई सवाल आएगा, ठीक है। मोलर मास और ये सब। अब देखना, ठीक है, उससे भी अगर टफ रहेगा तो तुमसे क्या पूछेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा। देखते हैं आगे एक सवाल और करेंगे, ये वाला करते हैं अपना हम पूछो। क्या लिखना है इसमें, लिखा कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर केएफ। फ्रीजिंग पॉइंट पूछा सॉल्यूशन का, अरे वाह क्या बात है। उसने क्या पूछा, इस बार फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, अभी तक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, यानी कि उसने क्या पूछा है डेल्टा टीएफ नहीं पूछा है। यही एक बार मैं बोल रहा था, इसी वेरिएशन के बारे में मैं बात कर रहा था, मैंने पढ़ा था कि ये वाले वेरिएशन का सवाल है,
मैंने उसको रैंडमली एक सवाल को पिक किया और वो तुम्हारी किस्मत से वो वाला सवाल निकला जिस तरह का सवाल अभी तक हमने आज की क्लास में सॉल्व नहीं किया। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, तुमसे पूछा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि क्या पूछ रहा है, तो तुमसे टीएफ निकलवाना चाहता है, ठीक है। टीएफ नॉट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लेगा ध्यान से, सबको पहले लिख लो, ठीक है। टीएफ निकलवाना चाह रहा है, नहीं बताया। टीएफ नॉट है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्या लिखा, केएफ दिया हुआ पानी का है, तो नहीं भी दिया तो भी तुमको पता 1.86। मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 9 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है कितना, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है कितना, 90। अब मेरी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, अब वो डेल्टा टीएफ भूल जाओ, मैंने क्या लिखवाया था, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, तो टीएफ नॉट माइनस टीएफ इज इक्वल टू केएफ मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एफ। टीएफ नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस फिर तुमको फाइंड करना है एक्स, केएफ कितना दिया है 1.86 मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है, यहाँ पे मास दिया सॉल्वेंट का, मोलर मास दिया हुआ है, कितना है 9/180 मल्टीप्लाई बाय पानी कितना दिया है 90 ग्राम। ऊपर क्या करोगे 1000 से 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 9 1 जा 9 9 1 जा 9, ठीक है। ये अपने 2 0 और 0 0 186 खत्म है, 180 186 अपॉन 180, ठीक है। तो आपका ये ठीक है 1.0 ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से, तो क्या होगा तुम्हारा 186 अपॉन 180 मतलब कितना हो जाएगा 1.720 720 नहीं, तो ये जाएगा 1.03 1.03। एक बार देख लेते हैं, फिलहाल वेरीफाई कर लेते हैं, हालांकि सही है 186 अपॉन 180, ठीक है 1.03, खत्म, बात हो गई। 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.03, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.03 माइनस 0, तो माइनस एक्स इक्वल टू 1.03, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1.03। क्या फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है, बिल्कुल कम हुआ है, 0 से 1 पे आ गया, 0 से -1 पे आ गया, बिल्कुल कम हुआ है, वेरीफाई हो गया। आगे बढ़ेंगे यार, अब खत्म करेंगे, ठीक है। अब सवाल सारे सारे तुम देख लेना अपना आराम से, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारी जो आज की क्लास है वो यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है। अब हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी पूरा का पूरा खत्म कर लिया है। जितने तरह के सवाल हो सकते थे उतने तरह के सवाल हमने सॉल्व कर लिए इस टॉपिक से, ठीक है। अब जो सवाल बचे हुए हैं वो तुम सॉल्व कर लेना भाई, ठीक है। बाकी मैं सवाल ग्रुप में भेज दूंगा, टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन करते हैं, जो कि अपना इसमें दिया होगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, हर एक चीज का लिंक सब कुछ दिया होगा, ठीक है। उसको तुम ज्वाइन करना, और जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुमको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो मेरे पास मैसेज कर देना। अगर तुम मैसेज कर दोगे तो मैं तुमको असाइनमेंट भेज दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन के हमारे सारे के सारे बच्चे असाइनमेंट भर भर के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन वाले भी चाहते हैं तो मैं आपके पास भेज दूंगा फ्री में यार, उसमें कोई वो नहीं, मैं आपके पास नोट्स, असाइनमेंट, इसका PDF सब कुछ, ठीक है। हर एक चीज मैं आपके पास फ्री में भेजने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस खाली मुझसे एक बार मांगो, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम लोग। अब यहाँ एक बात लिखूंगा, मुझे बताना सच है कि झूठ है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।